ओके बच्चों, सो बाय फार दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट इन इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस को बहुत ही बारीकी से समझना, एक एक चीज, एक एक स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से तुमको समझना है। मैं समझाऊंगा ऑब्वियसली, बट यू हैव टू बी 100-200% फोकस्ड थ्रू आउट द लेक्चर। ठीक है? सो विदाउट wasting much time, let's start with the topic. And what is that? It is resonance. भाई देखो, थोड़ा सा इधर नीचे कुछ फंक्शन वंक्शन चल रहा है, तो हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज आए, राइट? तो उसको तुम अगर इग्नोर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखो एडिटिंग करूंगा, फिर 1-2 घंटा बर्बाद होगा, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ एडिटिंग करना, राइट? क्योंकि मतलब है ना, टाइम का बहुत क्रंच रहता है, इसलिए इशू हो जाता है एडिटिंग का। ठीक है, चलिए काम पे आते हैं। रेजोनेंस, रेजोनेंस के ही वजह से मेसोमेरिक इफेक्ट आता है। मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में डिटेल में हम लोग आगे चल के देखेंगे, जब इसका रेजोनेंस का एप्लीकेशन देखेंगे उसके बाद। ठीक है? रेजोनेंस है क्या? बेसिकली इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के शिफ्ट होकर दूसरे जगह जाएगा, फिर वो वापस आएगा उस जगह पे, बट ये डीलोकलाइज करता रहता है। एक जगह से उठ के दूसरे जगह गया, दूसरे जगह से फिर तीसरे जगह गया, फिर तीसरे जगह से दूसरे पे आया, फिर दूसरे से पहले पे ही आ गया, और ये प्रोसेस चलता रहता है उसका, राइट? बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और डीलोकलाइजेशन की वजह से हरकत हो रहा है, और जब भी कोई हरकत होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी अगर रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो रेजोनेंस एक ऐसा फेनोमेना है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का बढ़ता है, राइट? सो इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, राइट? अब तुम समझो, मान लो कोई एक स्ट्रक्चर तुमको एक लुईस स्ट्रक्चर दे रखा है। उस लुईस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर तुमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया, उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया, तब तो रेजोनेंस की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर ऑल प्रॉपर्टीज आर नॉट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दैट लुईस स्ट्रक्चर, जितने भी उसके एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज हैं, अगर सारे एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को मैं या तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं एक लुईस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इसका मतलब है कि उसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे, और वो जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाएगा, और उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो रेजोनेंस कहां पे होगा? जहां पे एक लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर उसके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट? इसका क्या मतलब है अभी अभी आगे समझेंगे हम लोग। सो इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल वेयर सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन ऑल इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों? ओके, अब जरा इसको देखो। ये रेजोनेंस, ये बेंजीन का दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दीज आर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। अब मैं तुमसे बोलूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो अगर मैं तुमसे सिंपल शब्दों में पूछूं कि क्या कार्बन, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन C1 C2 के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, और C2 C3 के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, क्या ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होगा? तो तुम तो बोलोगे सर बिल्कुल सेम नहीं होगा। C1 C2 का जो बॉन्ड लेंथ है और C2 C3 का जो बॉन्ड लेंथ है, वो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, क्योंकि C1 C2 में डबल बॉन्ड है, और C2 C3 में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड तो सर लंबा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, तो बॉन्ड लेंथ तो दोनों का अलग अलग आएगा। अब ये अगर मैं इन सब स्ट्रक्चर्स को नहीं देखूं, सिर्फ इसको देखूं, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड कि ऑल 6 बॉन्ड्स इन बेंजीन आर इक्विवेलेंट। सारे के सारे 6 बॉन्ड एक जैसे हैं, सबका बॉन्ड लेंथ एक जैसा है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। और मैं एक लुईस स्ट्रक्चर को देखूं, तब तो मैं बोलूंगा C1 C2 का बॉन्ड लेंथ छोटा है, C2 C3 वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा है। बट क्या असली में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसे जगह पे रेजोनेंस की जरूरत होती है, ऐसे ही जगह पे रेजोनेंस होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। इसका जब तुम दूसरा बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो तुम पाओगे कि ये जो 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। जहां पे 2 और 3 के बीच में मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, इस स्ट्रक्चर में 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। जहां पे 1 और 2 के बीच में अपने को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा था, वहां 1 और 2 के बीच में अपने को सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं,
ये दोनों स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, और ये प्रोसेस फास्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये ऊपर शिफ्ट हो गया। इस शिफ्टिंग की वजह से ये एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, राइट। सो दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। सो दीज टू आर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का, और ये जो तीसरा स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये इन दोनों के मदद से हमने एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि रियल स्ट्रक्चर होता है। असली स्ट्रक्चर ये दोनों नहीं है, तुमने हर जगह देखा होगा बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर, बट उसका रियल स्ट्रक्चर ये है कि इसमें जो पूरा पूरा पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा बट जाता है, हमेशा इसमें मूव करता रहता है। तो हम इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से दिखाते हैं कि इसमें हर कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, राइट। हर कार्बन के बीच में क्या है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल, ऐसा है, असली में ऐसा है। इसको हम सर्कल बना के दिखा देते हैं, राइट। तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है हर कार्बन के बीच में। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, ना ही प्योर डबल बॉन्ड है, असली में पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर है। और क्यों है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, एक जगह से उठ के दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहा है, इसी वजह से डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो वो कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन है, तो हम ये बोलते हैं कि ऐसा करके रिंग जैसा चारों तरफ फैल गया है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, राइट। अब हम लोग इसको डिटेल में अच्छे से देखते हैं, क्या क्या कंडीशंस है, कहां कहां पे होगा। वन बाय वन वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल ऑफ देम। अब देखिए, जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दे हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। बिल्कुल, देखो जो एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या एटम उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया? नहीं, एटम उठा के शिफ्ट नहीं करेंगे, बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्टिंग हो रहा है। यहाँ पे जो कार्बन है, इसमें भी वही कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। कुछ एटॉमिक न्यूक्लियाई को हमने शिफ्ट नहीं किया। क्या शिफ्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो एटॉमिक न्यूक्लियाई बेटा फिक्स रहने वाला है, राइट। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई बट डिफर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। अब देखो, ये जो दोनों स्ट्रक्चर था बेंजीन का, जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, वो असली स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि असली स्ट्रक्चर कौन है? जो हमने हाइब्रिड बनाया था। असली स्ट्रक्चर कौन है? जो हमने हाइब्रिड बनाया, ये असली स्ट्रक्चर है। ये दोनों इसका असली स्ट्रक्चर, अगर ये दोनों असली स्ट्रक्चर होता तो इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता। ये इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इससे तो अपने को देख के लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड है तो ये वाला छोटा है, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये वाला बड़ा है, बट असली में ऐसा नहीं है। इसलिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो एक हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, और जो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, राइट। हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही आपका क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, राइट। उसी से सारा डिटेल तुम बता पाओगे। अब ये हाइब्रिड बनेगा कैसे? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मदद से बनेगा। अगर मैं इसको इसके मदद से, अगर मुझे इन दोनों को देखा तभी तो समझ आया कि भाई यहाँ पे इसमें डबल है, यहाँ सिंगल है, और ये वापस से फिर इसमें आ जाएगा सिंगल में, फिर ये डबल में, सिंगल डबल, तो कन्वर्ट हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। तो अपने को क्या दिखेगा कि वहां पार्शियल डबल। तो इन्हीं दोनों के मदद से हमने रियल स्ट्रक्चर यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, क्योंकि इसी के कॉन्ट्रीब्यूशन से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, right? So resonating structures are also known as contributing structure, because with the help of resonating structure we are able to draw the real hybrid structure. ठीक है बेटा? तो resonating structures are hypothetical, imaginary, and resonance hybrid is the actual structure. जो hybrid structure है वो actual structure है, right? resonance कहां पे होगा? जहां conjugation होगा। resonance in general occurs when there is conjugation of pi bond. conjugation का क्या मतलब है?
ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। ऑल्टरनेट का क्या मतलब है भाई? अगर एक डबल आया तो फिर बीच में सिंगल आएगा और फिर डबल आएगा, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं इसको, राइट। तो तुम अगर बेंजीन को देखो, डबल सिंगल डबल ऐसे चल रहा था कि नहीं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं बेंजीन का? देख लो बेंजीन का, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ऑल्टरनेट है तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट होना चाहिए, राइट। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच एक्सप्लेन्स रेजोनेंस। अब देखो आगे कि भाई रेजोनेंस होने के लिए कुछ तो कंडीशन होना चाहिए। कब रेजोनेंस होगा ये भी तो पता होना चाहिए, राइट। तो देखो पहली चीज कि भाई जिस एटम्स के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, एक मॉलिक्यूल में ही रेजोनेंस होगा, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, तो जिस जिस एटम के बीच में रेजोनेंस हो रहा है वो सारे आपस में प्लेनार होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। प्लेन छोड़ के दूसरे प्लेन में चला जाएगा तो वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस में बेसिकली क्या है, ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग होता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, खाली ऑर्बिटल होगा तभी उसमें जाएगा। तो ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग होता है और वो ऑर्बिटल कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, तभी इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच पाएगा। तो सेम प्लेन में होना चाहिए, प्लेनरिटी इज इंपॉर्टेंट। सो एटम्स इन मॉलिक्यूल शुड लाई इन वन प्लेन टू अंडरगो रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए उसको एक प्लेन में होना पड़ेगा। इसका मतलब है या तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए या वो sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp है तो लीनियर रहेगा, तो लीनियर है तो sp2 वाले के प्लेन में ही रहेगा, राइट। sp3 नहीं होना चाहिए, sp3 में टेट्राहेड्रल हो जाता है, प्लेन ही चेंज हो जाएगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा। यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सो इट शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, इट शुड नॉट बी sp3, क्योंकि sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है तो प्लेनर ही नहीं होगा। बतवा समझ रहे हो? प्लेन में रहने के लिए sp2 या sp होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर sp तो लीनियर है, अबे तो लीनियर है तो एक लाइन में आया तो प्लेन ही में आ गया ना, है कि नहीं? बिल्कुल है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम शुड बी प्रेजेंट, ये तो तुमको पता ही है, इसमें कोई ऐसा नया बात नहीं है। ठीक है भाई साहब। रूल्स टू ड्रॉ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आंख बंद डब्बा गायब कुछ भी ड्रॉ नहीं कर देना है। देयर आर सर्टेन रूल्स which needs to be followed. There are 5 rules which needs to be followed. क्या क्या है इसको देखते हैं और उसको समझते भी हैं। पहला चीज कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर्स फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये कहाँ कैसे पता चलेगा किसका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज दिखे तो रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, तो वहां से रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? लोन पेयर से। और अगर लोन पेयर भी नहीं है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? पाई बॉन्ड से। ठीक, तो अब क्यों? क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन है भाई, लोन पेयर, पाई बॉन्ड या फिर नेगेटिव चार्ज, सबके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा वहां से कम वाले की तरफ रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो अगर कहीं नेगेटिव चार्ज दिखा तो अपन रेजोनेंस कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब एक्सप्लेन सर, एक्सप्लेन प्लीज एक्सप्लेन। यहां माइनस है, रेजोनेंस यहां से स्टार्ट होगा, ये इधर आएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर इधर आएगा तो यहां डबल बॉन्ड आया। जैसे यहां डबल बॉन्ड आया इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, ये शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा। यार ये बॉन्ड क्यों लिखा गया यहाँ? देखो CH2 माइनस, ये जैसे इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। जैसे डबल बॉन्ड आएगा ये कार्बन का 5 बॉन्ड होगा, ये घबरा जाएगा, भाई 5 बॉन्ड कहाँ से? मैं तो सेकेंड पीरियड का हूँ। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कभी भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं शो कर सकता। क्यों? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट इसलिए नहीं शो कर सकता क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, खाली कमरा है ही नहीं। तो गेस्ट को कहाँ पे रखोगे? होटल खोल लोगे बिना खाली कमरा के? खाली कमरा है नहीं और गेस्ट आया उसको बोले जाओ छत पे सो जाओ, ये कोई बात हुई? तो कमरा खाली होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तभी तो एक्स्ट्रा एकोमोडेट कर पाओगे। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास खाली डब्बा, खाली ऑर्बिटल नहीं है। तो जैसे ही 5 बॉन्ड होगा ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा तो सीन क्या हो जाएगा? सीन हो जाएगा कुछ ऐसा, यहां आ जाएगा माइनस। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग। तो अगर कहीं नेगेटिव चार्ज दिखे तो रेजोनेंस कहां से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं लोन पेयर दिखे तो रेजोनेंस कहां से स्टार्ट करेंगे, लोन पेयर। अगर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों हो तो नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं, राइट। और अगर ना लोन पेयर हो ना नेगेटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो, तो कहां से चालू करेंगे, पाई बॉन्ड से, प्रोवाइडेड रेजोनेंस हो रहा हो। ये नहीं कि रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, पाई बॉन्ड तो सर ने बोला था तो चलो इसको घुमा देते हैं। रेजोनेंस होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तुम बोलोगे कैसे पता चलेगा मेरे को सर कहाँ रेजोनेंस होगा, अभी तो फिल्म चालू हुआ है, अभी फिल्म को चलने दो आगे, तब समझ आएगा। चलो दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ एटम कैन नॉट बी चेंज्ड, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज होगा, डिलोकलाइज होगा, राइट। एटम का पोजीशन नहीं चेंज करना है, पहले भी बता दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। जारा वाला रात रहल, ठीक है। देखो ये जो माइनस है, ये माइनस, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ माइनस है, देख रहे हो, ये डबल फिर सिंगल फिर माइनस, तो ये जो नेगेटिव है ये शिफ्ट होगा इधर, और इसका जो पाई बॉन्ड है वो ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा तो ऊपर वाले पे माइनस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ, क्या एटम शिफ्ट हुआ, नहीं। तो ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये दोनों आपस में क्या है प्यारे बच्चों, ये दोनों आपस में क्या है सर, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये दोनों आपस में क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। सर ये दोनों तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, असली स्ट्रक्चर तो बताओ, आगे बताऊंगा हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, राइट। इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे वो सब आगे भी बताता हूं। क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ गया इन दोनों के बीच में, और यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे चला गया, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो गया, एटम शिफ्ट हो गया, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, द आंसर इज नो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। एटम शिफ्ट हो गया, बोलो क्या है, आइसोमेरिज्म पढ़ा चुका हूं, बताओ क्या है ये दोनों आपस में, वेरी गुड, ये दोनों आपस में टॉटोमर्स है। ये दोनों आपस में क्या है, टॉटोमर्स है। जिन्होंने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, आइसोमेरिज्म जाके पढ़ लो, वीडियो अपलोडेड है पूरा कंप्लीट चैप्टर का, राइट। ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है, दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, वेल एंड गुड, आगे देखते हैं। अभी तीसरा कंडीशन क्या है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं शो करता, मैं बार बार चीख चीख के बोल चुका हूं ये चीज। तो अगर मान लो सेकेंड पीरियड में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस सब का इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाए तो वो रेजोनेंस नहीं करेगा। जैसे ये देखो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट शुड नॉट हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट व्हाइल ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे इसको अगर हम देख रहे हैं तो भाई अगर यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो तुम सोचोगे रेजोनेंस होगा, पर यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा रेजोनेंस करोगे तो, और 5 बॉन्ड जैसे ही हुआ तो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। यहाँ पे कितना बॉन्ड है देखो, अगर रेजोनेंस करो, ये डबल बॉन्ड, तुमको मैंने क्या बोला कि अगर कहीं पे पाई बॉन्ड हो तो रेजोनेंस कहां से स्टार्ट करेंगे, पाई बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वेकेंट ऑर्बिटल, ऑल्दो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से है ही नहीं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से है ही नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया H+ को, कोऑर्डिनेट किया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया है, राइट। और यू कैन से कि नाइट्रोजन का इन जनरल वैलेंसी कितना रहता है, 3, इसने 4 बॉन्ड यहाँ पे बना लिया, तो औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन जब जब पॉजिटिव 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा बॉन्ड, या फिर ये बोल देंगे कि दिस इज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई ट्रांसफर्ड चार्ज, यहाँ पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है बाबू, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो रेजोनेंस तो होगा ही नहीं। रेजोनेंस वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा तभी तो ये p इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा, राइट। तो उतना डिटेल में अभी मत जाओ, आगे चल के समझोगे। अभी बस ये देखो कि अगर रेजोनेंस करवाए तो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा 5 बॉन्ड, तो इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस सेल में, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट ही नहीं कर सकता है, घर ही नहीं है, कमरा ही खाली नहीं है, कहां से रख लेगा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए वो। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है ना, गायब थोड़ी हो रहा है कहीं। अब देख इसके पास कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितना बॉन्ड होगा उतना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है 2 2 4, फिर एक हाइड्रोजन है तो 5, फिर एक सिंगल बॉन्ड है 6, और इस हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड है तो 6 2 8, तो 8 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना फ्री रेडिकल, लास्ट लेक्चर में बताया था। आगे चल के फ्री रेडिकल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट है चैप्टर बोल रहा हूँ टॉपिक, तो आगे चल के उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके पास 8 पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है। इसको देखो 2 हाइड्रोजन 2, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड है 3, फिर एक हाइड्रोजन 4, डबल बॉन्ड 4 2 6, और फिर 2 हाइड्रोजन 8, तो 8 पेयर्ड और एक अनपेयर्ड ये वाला। इसके पास भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, छाप लो। नेक्स्ट क्या है, नेट चार्ज शुड बी कंजर्व्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो टोटल चार्ज है भाई साहब वो सेम रहना चाहिए हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इस पे देखो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और इस पे देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट चार्ज इसमें भी क्या आ गया, 0। तो यहाँ 0 चार्ज है और यहाँ भी क्या है, 0 चार्ज है। तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? द आंसर इज यस, दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, अब कहां कहां पे रेजोनेंस होता है ये जानना बहुत जरूरी है। कहां कहां होता है वो हर केस को अभी देखेंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, कैसा कैसा कॉन्जुगेशन हो सकता है। पहला है पाई इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट है। ऐसा रहेगा तो रेजोनेंस कहां से स्टार्ट करेंगे, इसमें सिर्फ पाई है, ना नेगेटिव चार्ज है ना लोन पेयर है, तो रेजोनेंस पाई बॉन्ड से ही स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको घुमा देंगे इधर, जैसे ही घूमेगा इसका पाई बॉन्ड अगले कार्बन पे जाएगा, तो क्या लिखेंगे बेटा, CH2 CH, इन दोनों CH के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ आ गया CH2। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया है तो यहाँ चार्ज आएगा माइनस और यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। क्यों प्लस, क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया इसका। दीज आर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्यों, इसी के मदद से अब हम बनाने वाले हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये तो हाइपोथेटिकल है ना, दीज आर टू हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा बेटा, CH2 CH CH CH2। अब समझो, तुम अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें यहाँ डबल है, फिर यहाँ सिंगल हो गया, जहां डबल था वहां सिंगल हो गया, जहां सिंगल था वहां डबल हो गया। इसका मतलब, और ये वापस से फिर इसमें आएगा फिर इसमें जाएगा, ये कन्वर्ट होता रहेगा। इसका मतलब है कि ना तो प्योर सिंगल है और ना ही प्योर डबल है, मतलब क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे दिखाते हैं इसको। अब जहां पे जो चार्ज है वो चार्ज दिखा दो, एक तरफ क्या है पॉजिटिव तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव तो डेल्टा नेगेटिव। जहां पे नेगेटिव है वहां डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा इसलिए क्योंकि ये जो चार्ज है ये हमेशा के लिए तो है नहीं, ये तो फिर वापस से उसमें चला जाएगा, तो प्योर चार्ज नहीं है, पार्शियल चार्ज, इसलिए हम लोग डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव से शो करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है यही तुम्हारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और यही रियल स्ट्रक्चर है। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वही तुम्हारा क्या है, रियल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो ये तो हो गया जब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो। दूसरा देखो, जब नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में हो, तो रेजोनेंस अब पता है तुमको कहां से रेजोनेंस स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज से। इसको ऐसा शिफ्ट करेंगे, ये इधर जाएगा, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे चार्ज क्या आ गया, माइनस। फिर इसको इधर करेंगे तो यही पुनः उसको भवा। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा। अब इसका हाइब्रिड कैसा आएगा, CH2 CH CH2
सब पे पार्शियल डबल बॉन्ड चिपका देंगे, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड। अब देखो इस एक में इस पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव, दूसरे में इस पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी डेल्टा नेगेटिव, तो दोनों जगह क्या दिखाएंगे, डेल्टा नेगेटिव, एंड दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यही आपका क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। अगला केस क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन। जब लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हो ऑल्टरनेट, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये जो लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इधर शिफ्ट होगा, जैसे ही शिफ्ट होगा इसका पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, कैसा दिखेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड Cl, Cl पे पॉजिटिव और इस पे माइनस। Cl पे क्यों पॉजिटिव, Cl एक बॉन्ड बना रहा था, यहाँ 2 बॉन्ड बना लिया, औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिया, Cl का वैलेंसी 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। अब ये दोनों आपका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर मैं इसी के मदद से बनाऊं हाइब्रिड तो कैसा दिखेगा, CH2 CH Cl, पार्शियल डबल डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, ये तुम्हारा रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब असली स्ट्रक्चर यही है जो तुम्हारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड। अगला क्या केस है, अगला केस है जब पाई इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो। ये खाली डब्बा है, ये देखेगा अरे खाली डब्बा है तो घूम के आता है, तो ये जैसे इधर जाएगा, इधर जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, CH2 CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, बट इसका कम हो गया तो यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज नहीं शिफ्ट हुआ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, है ना। ये मत समझना कि सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कर रहा है, नहीं, डिलोकलाइज तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यों आया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसके पास, तो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं हम लोग, राइट। ये दोनों हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको तुम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसी के कंट्रीब्यूशन से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हाइब्रिड बनाने वाले हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बनाओगे, बोलो बोलो, हाइब्रिड बनाओगे, डेल्टा प्लस, दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या है भाई साहब, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है मास्टर साहब, राइट, वेरी गुड। अगला केस क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रेडिकल यानी ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में हो, पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में, इसमें कैसे रेजोनेंस होगा, देखो इसका रेजोनेंस अलग तरीके से दिखाते हैं। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, जैसे ही ऐसा हुआ तो इस कार्बन पे डॉट आया और यहां पहले से डॉट था, ये दोनों डॉट मिलके पेयर हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर फ्री रेडिकल दिख जाएगा तुमको। तो यहाँ क्या आया, यहाँ डॉट आ गया और इसका जो डॉट है और इसका जो डॉट है, इन दोनों, ये जो डॉट है और ये जो डॉट है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा, कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ कौन सा बॉन्ड दिखेगा आपको, पाई बॉन्ड दिखेगा और यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। फिर अगली बार में इधर आ जाएगा, देख लो डबल हेडेड एरो है, मतलब इंटर कन्वर्टेबल है दोनों, राइट। ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH2 CH CH2 पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसा, सही है, ओके। अब आ जाओ, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और वेकेंट ऑर्बिटल यानी पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर आपस में कॉन्जुगेशन में हो तो कैसे रेजोनेंस होगा, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज आपस में हो, देखो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से, ऐसे आएगा, जैसे इधर आएगा तो इसका डबल बॉन्ड, सॉरी, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड हो गया, ठीक है।
तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन दोनों का अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH2OH। अच्छा, O और H के बीच में कुछ नहीं हुआ है तो वहां मत दिखा देना पार्शियल डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन का औकात नहीं है, एक ही बॉन्ड बेचारा बनाता है, डेल्टा पॉजिटिव दोनों जगह डेल्टा पॉजिटिव दिखा देंगे। हाइड्रोजन का बेचारे का औकात नहीं है, उस पर मत दिखा देना, ठीक है। चले आगे, चलो, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। रूल्स आप देखो, जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी सेम नहीं होगा, किसी का अलग होगा, किसी का ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, किसी का कम होगा। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। वो उतना बोलेगा मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक। तो मोर स्टेबल resonating structure contributes more towards hybrid structure, राइट। अब कंपेयर कैसे करेंगे भाई, कौन ज्यादा स्टेबल है। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन एज इन की मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं और फिर उसकी स्टेबिलिटी को अपन कंपेयर करेंगे। अब जैसे ये फिनॉल है, इसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक, पता ही होगा। अब यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर से रेजोनेंस स्टार्ट होगा, कर देते हैं रेजोनेंस स्टार्ट। यहाँ डबल बॉन्ड OH, इस पे प्लस आ गया, जरूरत से ज्यादा बॉन्ड आ गया, माइनस। अब क्या करोगे, ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दो। यहाँ माइनस क्यों आया, ये बॉन्ड इधर आएगा। ये मत करना कि यहाँ से चालू किया रेजोनेंस और इस डबल बॉन्ड को आगे कर दिया, इसको आगे एक ही बार में सब बना दिया, नहीं, स्टेप बाय स्टेप होता है। ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा इस कार्बन पे और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। फिर ये माइनस इधर आएगा तो इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा जस्ट अगले कार्बन पे, तो फिर अगले वाले पे माइनस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, इस पे आ गया प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पे आ गया माइनस, ऐसा आएगा। फिर जब तुम इसको शिफ्ट करवाओगे तो अगले कार्बन पे माइनस आएगा, करा दो। डबल बॉन्ड OH, इधर तो प्लस, इधर का तो कुछ छेड़ ही नहीं रहे अपन, यहाँ माइनस। और नेक्स्ट वाले में बेटा जब इसको वापस से तुम यहाँ पे लेके जाओगे तो ये ऊपर अपना इसके पास जो लोन पेयर जहाँ से आया था वापस ऊपर ही चला जाएगा। तो ये OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 4 5, ये इसके पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्या पांचों का स्टेबिलिटी सेम होगा क्या, द आंसर इज नो। पांचों का स्टेबिलिटी अगर सेम रहेगा तो पांचों का कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा, बट पांचों का स्टेबिलिटी ही सेम नहीं होगा। अभी हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे तो पता चलेगा कि सबका स्टेबिलिटी किसी का सेम भी हो सकता है, बट ऑल 5 दे डू नॉट हैव सेम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कैसे वो देखते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, इसको कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी को, पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, राइट। ये इसलिए मैंने पहले बता दिया, अब रूल्स देखते हैं, उसके बाद उसी रूल से इसको समझेंगे। देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि भाई जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, मतलब ये तो कहता है कि जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। अब भाई कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा किसमें होगा, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो तोड़ ही नहीं रहे हो, इसमें डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, पाई बॉन्ड का, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को तो हम इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे रेजोनेंस में। इसलिए स्ट्रक्चर्स हैविंग maximum number of pi bonds will be most stable। जिसमें पाई बॉन्ड का संख्या ज्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, जिस सीक्वेंस में रूल बताऊंगा उसी सीक्वेंस में चेक करना है स्टेबिलिटी के टाइम पे। पहला रूल यही चेक करना है, जब तुम पहला रूल यही चेक करोगे तो तुमको समझ आ जाएगा। पहला तुम देखोगे भाई इसमें पाई बॉन्ड 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, सब में 3, तो भाई पहले रूल के हिसाब से तो कुछ काम हमारा नहीं बन रहा है। तो अब रूल नंबर 2 पे आ जाएंगे। रूल नंबर 2 कहता है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले स्ट्रक्चर से। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर
इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन। चार्ज्ड वाले से ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल होगा, ये कहता है। मतलब पोलर स्ट्रक्चर कम स्टेबल, नॉन पोलर स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। पहला न्यूट्रल है, दूसरा तीसरा चौथा में चार्ज है, और पांचवा भी न्यूट्रल है। पहला और पांचवा एकदम भाई भाई है, सेम टू सेम है कि नहीं? इसका मतलब 1 और 5 का स्टेबिलिटी सेम है, और 1 और 5 का स्टेबिलिटी 2, 3, 4 से ज्यादा है। ये कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सेकेंड रूल के हिसाब से? तो 1 इज इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन 2, 3, 4, वो अभी आगे देखेंगे। बट 1 और 5 का तो ज्यादा है, और 2, 3, 4 से तो ज्यादा ही स्टेबिलिटी है 1 और 5 का। अब 2, 3, 4 में कौन है वो आगे चल के देखेंगे, नेक्स्ट रूल में समझ आएगा। क्योंकि 2, 3, 4 तीनों क्या है, चार्ज है, तो रूल नंबर 2 से तो काम नहीं होगा। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कहता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब नेगेटिव चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज should be present on more electropositive, EP मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या, एलिमेंट या एटम, एंड नेगेटिव चार्ज should be present on more electronegative एटम। अब अगर मैं इस रूल के हिसाब से देखूं तो इसमें पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, नेगेटिव कार्बन पे, नेगेटिव कार्बन पे, नेगेटिव कार्बन पे, रूल तो फुस हो गया। सब में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ही है, तो कंपेयर कैसे करेंगे इस रूल के हिसाब से? समझ रहा है? मान लो ऐसा होता कि एक में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, एक में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन वाला ज्यादा स्टेबल होता, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट इसमें तो तीनों में सेम आ रहा है, तो रूल नंबर 3 से अपने को कोई काम नहीं हो रहा है। अब आते हैं रूल 4 पे। रूल 4 कहता है कि ऑपोजिट चार्ज जितना पास रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, और सेम चार्ज जितना दूर रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। क्योंकि ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। और लाइक चार्ज, सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो जितना पास रहेगा रिपल्सन होगा, इसलिए उसको मैक्सिमम डिस्टेंस यानी सबसे ज्यादा दूर होना चाहिए। तो ऑपोजिट चार्ज should be at minimum distance and like charge should be at maximum distance। अब अगर ऐसा है तो रूल नंबर 4 के हिसाब से देखो, इसमें ऑपोजिट चार्ज थर्ड वाले से ज्यादा पास है। थर्ड में ऑपोजिट चार्ज एकदम दूर दूर है। थर्ड वाले में देखो ऑपोजिट चार्ज, थर्ड और फोर्थ में, सॉरी थर्ड बोल रहा हूँ, थर्ड बार बार बोल रहा हूँ, सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में दोनों का सेम दिख रहा है कि नहीं डिस्टेंस, और थर्ड वाले में डिस्टेंस ज्यादा है, तो सेकेंड का स्टेबिलिटी थर्ड से ज्यादा है, और सेकेंड और फोर्थ का स्टेबिलिटी इक्वल है। तो अपन क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 3। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 और 5 का सेम था, 1 और 5 का सेम था, ग्रेटर देन 2 एंड 4, 2 इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन 3। सबसे कम स्टेबल कौन हो गया? 3। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 1 और 5। क्लियर है? क्लियर है? तो रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर वो रूल फेल हो गया, आएंगे रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कहता है न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है, चार्ज वाला कम स्टेबल है। रूल नंबर 2 से भी काम नहीं बना, रूल नंबर 3 पे आएंगे।
कहता है नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा, या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इससे भी बात नहीं बना तो फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ रूल पे आएंगे, वो कहता है ऑपोजिट चार्ज जितना पास है स्टेबिलिटी उतना ज्यादा है, और लाइक चार्ज जितना दूर है स्टेबिलिटी उतना ज्यादा है। लाइक चार्ज जितना पास आएगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। अगर इस चारों रूल को तुम सीक्वेंस में लगाते जाओगे धड़ाधड़ कोई भी क्वेश्चन निपटा दोगे, राइट। इस पर क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन ये वाला मैंने करवाया ताकि तुमको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। छापो। अगला की चीज क्या है, अगला चीज है रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी होता है कि जो तुम्हारा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका एनर्जी, और जो तुम्हारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसके एनर्जी के बीच का डिफरेंस जो होता है वही उसका रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है, राइट। सो द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, ठीक। अब रेजोनेंस एनर्जी ऐसे तुम देख के तो नहीं बता पाओगे, रेजोनेंस एनर्जी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें तुमको अगर डेटा वगैरह दे रहा होगा, मतलब दे रखा होगा, तो हम लोग रेजोनेंस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अगले स्लाइड में हम लोग एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा। और मेनली इसको करते कैसे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेटा तुमको दे रखा होगा, तो बेस्ड ऑन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम लोग रेजोनेंस एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, जिसका रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी उसका उतना ही ज्यादा होगा। सो हाइयर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर विल बी द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब इस पे एक प्रश्न देखते हैं भाई, वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन क्या है? ये इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसका जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इसका जो डेल्टा एच है वो 29 किलो कैलोरी दे रखा है। एक बॉन्ड को पे हाइड्रोजनेशन करने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो 29 हुई है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज 29 किलो कैलोरी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज 51 किलो कैलोरी। ये 51 लिखा हुआ है। फाइंड रेजोनेंस एनर्जी। तो बेंजीन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना दे रखा है? अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन कराऊं तो अगर इसका मैं 3 मोल लूंगा तब तीनों डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, और इसका जो डेल्टा एच आएगा वो कितना आना चाहिए, थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल तो 51 दिया है, थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए? थ्योरेटिकली आना चाहिए, एक बॉन्ड का 29 है तो 3 बॉन्ड का 29 इंटू 3 तो 87 किलो कैलोरी आना चाहिए कि नहीं? ये थ्योरेटिकल है। ये कौन सा है? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेटेड, कि हमारे हिसाब से तो सर इतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली कितना है? 51। तो बाकी एनर्जी गया कहां? रेजोनेंस में रिलीज हो गया। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या आ जाएगा? जो तुम्हारा थ्योरेटिकल वैल्यू है माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। थ्योरेटिकल कितना है? 87। एक्सपेरिमेंटल कितना है? 51। तो कितना रिलीज हुआ होगा? 36 किलो कैलोरी। यही तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी है। दिस इज योर रेजोनेंस एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं रुकेंगे, अगले वीडियो में भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं रेजोनेंस पे, पूरा स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, खूब सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, मजा ला देंगे तुम लोगों को। जरूर मजा आने वाला है तुमको अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये वीडियो देखना है, और प्लीज जो भी नए लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक। थैंक यू।